नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे, वैसे तो देश भर में एक परंपरा है अतिथि देवो भव, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार के शिक्षा मंत्री कहते हैं अतिथि तुम कब जाओगे। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर जो शिक्षा महकमे में अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए सरकार क्या सोच रही है। सरकार जो भी करेगी वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी की बात करें तो शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि आप अतिथि शिक्षक हैं तो घर पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। दरअसल अतिथि शिक्षक इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनको नियमित किया जाए या उनको जो अतिथियों शिक्षकों की नौकरी निकल रही है उसमें कम से कम 25% आरक्षण दिया जाए और उसके साथ साथ न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के अनुभव पर ही उनको आरक्षण मिले। ये सब बातें वो कर रहे हैं। उसमें एक खास बात ये भी है कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने अतिथि शिक्षकों को गुरुजी के समान वेतनमान देने का भी वादा किया था। इसके अलावा उन्होंने नियमित करने का भी वादा किया था। लेकिन अब डॉक्टर मोहन यादव सरकार की दिक्कत यह है कि खजाने में पैसा नहीं है। नियमित कैसे किए जाए, उनको वेतन कैसे उनको बढ़ाया जाए, जिसे कहते हैं कि गुरुजी के वेतनमान। अब ये सब चीज़ें मुश्किल का सबब बनी हुई है। ऐसे में जब खजाने में पैसा ना हो तो इसी तरह की बात निकलती जैसे शिक्षा मंत्री के श्रीमुख से निकली है कि आप अतिथि हैं तो क्या घर पर कब्जा कर लेंगे। एक तरह से उनकी ये बात तो व्यावहारिक रूप से सही है, लेकिन मानवता के नाते शायद इस पर लोग सवाल खड़े करेंगे कि आप अतिथि शिक्षक हैं तो फिर आप घर पर कब्जा क्यों कर रहे हैं। एक अंतिम बात इसमें यह कि अतिथि शिक्षक जब वो नियुक्त हुए थे तब सेवा शर्तें तय थी और उसको स्वीकार करते हुए अतिथि शिक्षकों की भर्ती स्वीकार की गई थी। अब आप क्यों इस तरह की मांग करते हैं जो सरकार के बूते की ना हो। इस पर विस्तार से बात करें उसके पहले हम सुनते हैं कि इस मुद्दे पर कहा क्या जा रहा है, शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं और कांग्रेस ने क्या कहा। शिक्षक नियमितीकरण क्यों, नाम क्या है उनका, अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या। मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जो जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए, कि वो भी हमारे एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। तो इस पूरे मामले में जो उदय प्रताप जी कह रहे हैं वो उन्होंने एक आम आदमी के नाते बड़ी सहजता से कहा था कि आप अतिथि हैं तो क्या घर पर कब्जा कर लेंगे या घर पर। तो ये बात आम आदमी के नाते तो ठीक है, लेकिन एक शिक्षा मंत्री के नाते मुझे लगता है कि ये कम स्वीकार होगी या इसको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर ये जो सारा मसला है वो व्यावहारिकता का है, नैतिकता का है या मानवीयता का है। क्योंकि जो अतिथि शिक्षक है उनको मालूम है कि उनकी भर्ती की सेवा शर्तें क्या थी। जब आपको उस समय ये स्वीकार था तो फिर आपको अब ऐसी क्यों बात करनी चाहिए जो सरकार के बस में ना हो। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि अगर कोई 10 साल से 15 साल से नौकरी कर रहा है तो सरकार उसका ध्यान रखे ताकि उसकी रोजी रोटी बनी रहे और उसके परिवार का भरण पोषण होता रहे। ये मानवता का तकाजा है और लोकतंत्र में जब सरकारें बनती हैं तो वो इसी लिहाज से बनती है कि किसी की रोजी रोटी न छूने और किसी को भूखे मरने की नौबत ना आए। तो 2 तरह के मामले, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे मेहमान श्री रंजन श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार साथी। डॉक्टर राहुल रंजन पत्रकार के साथ साथ ये पत्रकारिता विश्वविद्यालय में शिक्षण का काम भी करते हैं। तो डॉक्टर राहुल रंजन आपका भी स्वागत है, रंजन श्रीवास्तव जी आपका स्वागत है। और स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री रविंद्र कैलासिया जी। कैलासिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं रंजन जी? दोनों रंजन जी? हाँ जी, जी। तो रंजन श्रीवास्तव जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं कि मामला नैतिकता
मानवीयता और व्यावहारिकता से जुड़ा हुआ है। इसमें सरकार क्या करे क्या ना करे ये सरकार की अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन लोगों की रोजी रोटी न छिने और इतना पैसा उनको मिलता रहे ताकि उनके परिवार का माने आटा दाल वो खरीद कर ला सके और बच्चों का ठीक से लालन पालन कर सके। आपकी राय? अतिथि शिक्षक तो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है अतिथि देवो भव, ये भी है। तो देवता भले ही ना माने उन अतिथि शिक्षकों को, कम से कम घर के बाहर भी ना करे, ये इस बात की भी चिंता सबको करने की जरूरत है। आपकी राय? जी बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूँ। पहली बात तो शिक्षक हैं, अतिथि हैं या गैर अतिथि हैं, तो अगर पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को आप देखेंगे राघवन जी, बहुत समय से तो एक बेहतर व्यवस्था नहीं है। कभी गुरु जी थे, कभी अतिथि शिक्षक थे। अब रंजन जी, मध्य प्रदेश की जी शिक्षा व्यवस्था की बात हम करेंगे तो लगता है आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी सही बात है, जो बिल्कुल सही स्थिति है वो बहुत ही बदतर है और सारा जिम्मा, मैं नहीं कहता कि प्राइवेट निजी स्कूलों के जिम्मे चला गया है, लेकिन शासकीय शिक्षकों में भी बहुत विद्वान लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं, लेकिन ये गुरुजी अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती हुई है उससे पूरी शिक्षा का एक तरह से बंटा ढार हो गया है। लेकिन अब वो जो जी अतिथि शिक्षक हैं, गुरुजी हैं, वो उसे लाइबिलिटी मान लिया जाए या उनको संपत्ति माने, जो भी माने, उनको निभाने की जरूरत है। इसके बाद आप इस व्यवस्था को आगे ना बढ़ाएं, लागू ना करें, वो अलग बात है, लेकिन जो आपके जिम्मे, सरकार के जिम्मे आ गए हैं, उनको तो निभाना पड़ेगा। जी जी, सरकार ने एक जिम्मेदारी से लाई है, मतलब उनको लाने के पीछे कुछ मंशा रही होगी जी कि आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, उतने फंड नहीं है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं, अलग बात है, लेकिन वो शिक्षा तो दे रहे हैं बच्चों को। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप किस तरह के लोग चुन रहे हैं। तो गुरु जी हो गए, शिक्षक हो गए, जो भी हो गए, तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर उनमें ट्रेनिंग की कमी है तो आप ट्रेनिंग दीजिए, उनको एक लेवल तक ले जाइए। लेकिन हालत है राघवन जी, जो आपने कहा शिक्षा व्यवस्था का ऐसा स्तरीकरण हो गया विभिन्न उस स्तर पे कि बहुत ही बुरी स्थिति है मध्य प्रदेश की, पूरे देश में बता दो। जी तो जिनको ला दिया आपने, घर में बुला लिया, घर में बैठा लिया, सोफे बैठा लिया, तो उनको कुछ तो ऑफर करना पड़ेगा। अतिथि का एक आप सम्मान देना पड़ेगा जी घर से बाहर तो नहीं फेंक सकते। लेकिन सरकार पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसे तरीके हैं, उनमें जो उनका जो काबिलियत है, उनमें जो पोटेंशियल उसको बढ़ा सकती है। फिर उन्हें एक बीच में आपको याद होगा एक परीक्षा भी ली गई थी शिक्षकों के बारे में, जो शिक्षक थे, प्रॉपर शिक्षक थे, उनकी परीक्षा ली जा रही थी कि उनका एक एनुअल या करके जो उनमें से अच्छे निकलेंगे वो आगे बढ़ाएंगे कर। तो सरकार पास तरीके हैं, ऐसा नहीं है, उनको मौका दे सकती है, उनको उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ा सकती है। लेकिन अल्टीमेटली उनको आपने बुलाया है, आपने रखा, आपने एंगेज किया है, तो आपकी जिम्मेदारी है उनको ऐसे ट्रीट करें कि शिक्षा का सम्मान भी रहे और शिक्षा व्यवस्था भी सुधरे। दरअसल रंजन श्रीवास्तव जी, इस पर बात आके अटकती है मंशा पर। आपकी मंशा क्या है? अगर आप उनको निभाने की मंशा है तो वो अभी तक चल ही रहे हैं। अगर सीधी भर्ती में वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो 25% आरक्षण की मांग कर रहे हैं तो उसको आप घटा बढ़ा दें, कुछ उनके नंबर तय कर दें। हम जो बात कर रहे हैं कोई बहुत ही ऐसी बात नहीं जो किसी को ना मालूम है, जो सरकार में लोग बैठे हैं उनको भी ना पता हो। आप 10-5 अंक बढ़ा दें कि जो अतिथि शिक्षक है उनको सीधी भर्ती जब होगी तो परीक्षा में उनको इतने अंक दिए जाएंगे और कुल मिलाकर वो या तो परीक्षा पास करके सीधे भर्ती हो जाए, और नहीं कर पाते हैं तो फिर वो नौकरी से बाहर ना किए जाए या उनको वेतन में इतना इजाफा कर दिया जाए, जो मैं बार बार कर रहा हूँ, कि उनका परिवार चल सके। लेकिन सवाल यही है कि शिक्षा महकमे में डॉक्टर राहुल रंजन जी, शिक्षकों की कमी है और शिक्षकों से ज़्यादा क्लरिकल स्टाफ जो होता है, लिपकी स्टाफ, उसकी कमी है। अगर कोई अतिथि शिक्षक पढ़ाने के आपको नहीं लगता कि ये उसके लायक काम कर पा रहे हैं जो उसके पैरामीटर्स हैं, तो आप उनको लिपकी कार में लगा दें। क्लरिकल काम बहुत सारे हैं जो मास्टर शिक्षक लोग कर रहे हैं। अब शिक्षक स्कूल की लिखा पढ़ी करेगा या संकुल में वो दस्तावेज लेकर आएगा जाएगा या बच्चों को पढ़ाएगा, तो आपकी अगर मंशा है तो आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं, उनका समन्वय कर सकते हैं, और मंशा नहीं है तो फिर वैसी बात होगी जो दिल को दुखाने वाली होगी। लेकिन जो उदय प्रताप जी की हमने बाइट सुनी, उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि कोई उन्होंने चुभने वाले अंदाज में कहा है। उन्होंने, लगता है वो भी उनका गांव से वास्ता है, होशंगाबाद के पास के रहने वाले हैं वो, तो उन्होंने सहज भाव में कहा कि अतिथि हैं तो क्या कब्जा ही कर लेंगे घर पर। तो मुझे लगता है कि वो उसके भाव को पॉलिटिकल पार्टी तो उसी हिसाब से लेंगी ताकि वो आक्रमण कर सके। लेकिन शिक्षा मंत्री इन शिक्षकों के पालक भी हैं, गार्जियन भी है, तो कोई ना कोई रास्ता निकालने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि किसी का दिल दुखे
और दुआएं और बददुआएं दो चीज़ होती है। दिल दुखेगा तो फिर आपको अगले चुनाव में उसके नतीजे भी मिल सकते हैं। आपकी राय? राघवन जी, दो चीजें हैं। अतिथि देवो भव, जहां से हमने शुरुआत की थी, तो अतिथि क्या होता है, घर में आता है बिना बुलाए, है ना, कभी भी आ जाता है, उसका कोई टाइम टेबल तय नहीं होता। जी। लेकिन जो अतिथि शिक्षकों का मामला है, ये बिना बुलाए नहीं आए हैं, बल्कि शिक्षा तंत्र में इन लोगों को विधिवत आमंत्रित किया गया है, इनको बुलाया गया है। नाम जरूर अतिथि का किया गया है, लेकिन इनको बाकायदा बुलाया गया है। और आप ये समझिए कि यदि शिक्षा व्यवस्था में अतिथि शिक्षकों का रोल की जब बात करेंगे, तो आज मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको अतिथि शिक्षक ही संभाले हुए हैं पूरी तरह से। और दूसरी चीज ये है कि वो अतिथि शिक्षक के रूप में काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी योग्यता कम नहीं है। उनका एजुकेशन पूरा उसको फुलफिल करता है जो एक शिक्षक बनने के योग्य होना चाहिए। तो आपकी जरूरत थी, आपकी शिक्षकों की शिक्षा विभाग में कमी थी, इसलिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ कि अतिथि शिक्षकों की, क्योंकि बेरोजगारी का मामला है, सब लोग बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं और रोजगार मिल नहीं रहा था, इसलिए मजबूरी में आ गए। अब दिक्कत यहाँ पैदा हुई है कि अतिथि शिक्षक को आपने मनरेगा या सुपर मनरेगा की श्रेणी में शामिल कर दिया और यहाँ आकर के दिक्कत हो गई। आज स्थिति ये है कि आप कम से कम अतिथि शिक्षकों को रेगुलर, देखिए रेगुलर तो सरकार कर नहीं सकती और ना ही उनके संविधान में या सेवा शर्तों में रेगुलर लिखा हुआ था जी। ये राजनीतिक मंशा हो सकती है, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, इनको किया जाए। तो बात ये है कि आप उनको सम्मानजनक अतिथि का सम्मान तो रखिए, उतना सम्मान पूर्वक उनको जीविका के लिए उतना पैसा मिलना चाहिए जिस तरीके से उनका घर चल सके। तो घर चलने की स्थिति भी पैदा नहीं हो रही है, इसलिए आवाज उठ रही है कि हमको जितना मिल रहा है उतने में। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अतिथि शिक्षकों की यदि आप ये तय करते कि 1 साल या 2 साल 3 साल के बाद में आपको हम नहीं बुलाते तो अतिथि शिक्षक चले जाते। आज अतिथि शिक्षकों की स्थिति ये हो गई है कि वो सरकारी नौकरियों की उम्र को सीमा पार कर चुके हैं। अब उनको प्राइवेट सेक्टर या कहीं भी नौकरी मिलने की स्थिति नहीं बची है। अब ऐसी स्थिति में यदि सरकार उनके ऊपर से हाथ उठा लेती है, सरकार उनको बाहर कर देती है, तो आखिरकार ऐसे सैकड़ों परिवार जाएंगे कहाँ? तो ये सरकार के लिए सोचने का विषय है कि ये कह देने मात्र से, मंत्री होने के साथ आप ये नागरिक भी हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ये लोग सैकड़ों की तादाद में हैं, ये जाएंगे कहाँ? बिल्कुल। इनके लिए रोजगार के साधन कहाँ उपलब्ध होंगे? जैसा आप सुझाव दे रहे थे कि इनको आप देखिए, हर व्यक्ति का काम, एजुकेशन अलग है, पढ़ाना अलग है, पढ़ जाना अलग है, पढ़ाना अलग है। हर व्यक्ति पढ़ गया है, हो सकता है नहीं पढ़ा पा रहा हो, परफॉर्मेंस उसका अच्छा नहीं हो, तो आपने जो सुझाव दिया तो आप उनको व्यवस्था में लगा सकते हैं, आप उनको क्लरिकल जॉब दे सकते हैं, तो दूसरे काम। लेकिन आप ये कहें कि आप अतिथि हैं तो आप घर पे कब्जा कर लेंगे। घर के कब्जा करने के लिए अतिथि शिक्षक आए नहीं थे, आपने बुलाया था और आपकी व्यवस्थाएं चरमरा रही थी क्योंकि शिक्षक नहीं थे, इसलिए आपने उनको आमंत्रित किया था। योग्य व्यक्ति। डॉक्टर राहुल, दरअसल एक बात इसमें यह भी आएगी कि आपको हमने बुलाया था अतिथि शिक्षक के नाम पर, आपको लगता था कि वेतन कम है और आप में काबिलियत ज़्यादा है, तो आप दूसरी परीक्षा देते और चले जाते, नौकरी कर लेते। सरकारी में ना हो तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा वेतन मिल जाता है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी योग्यता भी कम थी और आप में, माने शिक्षा भी कम है आपकी और योग्यता भी कम है, इसलिए आपने कहा कि सरकारी मामला, इस लाइन में पड़े रहो, कभी तो लहर आएगी, उस लहर में हम रेगुलर हो जाएंगे। तो वो दोनों चीज़ें हैं। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे अतिथि शिक्षकों में शिक्षा की कमी है या उनमें योग्यता नहीं है, या लेकिन जिनमें योग्यता होगी वो इतने सालों में कहीं ना कहीं पार निकल गए होंगे। ये बेचारे वही बचे हैं जो कहीं और जाकर अपना काम आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं थे। तो इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन सबका भी दोष है। अगर उनमें कुछ भी थोड़ी सी 19-20 काबिलियत होती तो वो निकल जाते, अतिथि शिक्षक के रूप में पड़े नहीं होते। लेकिन मेरा कहना फिर वही है कि सरकारें बनती है वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। उसमें ज़रूरी नहीं कि सारे लोग, सारे घोड़े बहुत अरेबियन हो। कई बार जो थोड़े से कमज़ोर भी होते उनको भी रखा जाता है। तो रविंद्र जी, दरअसल ये जो सारा मामला है, अतिथि शिक्षक कब जाएंगे ये तो पता नहीं, और मुझे लगता नहीं कि वो जाएंगे। वो सरकार को उनको निभाना पड़ेगा। लेकिन जो पूर्व हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था चुनाव के पहले, तो वादा तो सीएम ने किया था, पार्टी ने किया था। अब मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, जो वादे किए हैं उसको निभाने की तरफ काम करने की ज़रूरत है। हाथ खींचेंगे तो अगला चुनाव फिर है, क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होते हैं। अगर
8,000 शिक्षकों को, अतिथियों को आप इस तरह से मायूस करेंगे तो फिर मतदान के दिन वो भी आपको मायूस करेंगे। लोकतंत्र का तकाजा ये है कि या तो आप वादे करें और पूरा नहीं करें तो वादा खिलाफी का भी आपको एक तरह से जनता दंड देती है चुनाव के वक्त। आपकी राय? हाँ राघवेंद्र जी, देखिए राजनीतिक मंशा जो है ये केवल वोट तक सीमित रहती है, ये तो आज परिपाटी बन चुकी है जी। और ये जो अतिथि शिक्षकों के रेगुलर करने का और उनको नियमित वेतनमान देने का जो वादा किया गया था वो भी इसी का एक हिस्सा है रहा कि सरकार में किसी न किसी तरह से बीजेपी, जो शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने वादा किया और बीजेपी सरकार में आई। मगर ये जो इस तरह के वादे हैं, कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जैसे कि जो कि इन सब से ऊपर रहते हैं। जैसे जो यही अतिथि शिक्षक जो थे कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समय भी आंदोलनरत थे और उस समय सिंधिया जी ने जो उनके पास जाकर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये कहा था कि मैं भी सड़क पर उतर जाऊंगा अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो जी। और जरा सी उस सड़क पर उतरने की बात पर मुख्यमंत्री की एक टिप्पणी उनकी सरकार को सड़क पर ले आई थी। इसीलिए मंत्रियों को जो है, कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार, मंत्रियों को अपने सधे हुए अंदाज में यानी अतिथि शिक्षक नहीं, कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी हो, उसको सधे हुए अंदाज में उसको बात को संभालना चाहिए। और ये उदय प्रताप सिंह खुद जो है अतिथि बनकर आए थे वैसे तो बीजेपी में, और खुद ही जो है कब्जा कर बैठे हैं। तो ये अपने संदर्भ में भी उसको देखना चाहिए था उनको, और इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए था। अब वो कब्जा तो बेशक जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने विधायक हैं, अगर वो मंत्री पद नहीं पाए हैं तो वो जो आपकी बात है वो उस पर फिट बैठती है। लेकिन पार्टी नेतृत्व ने तो तय किया कि वो मंत्री बने, तो जब पार्टी नेतृत्व ने कब्जा करा दिया है तो मुझे लगता है कि वो कह सकते हैं कि इस बारे में तर्क हो सकता है कि मैंने तो कब्जा नहीं किया, पार्टी ने मुझे ये आदेश दिया है। तो ये बहुत सारी बातें। लेकिन रंजन जी, सारा मामला ये कि 8,000 शिक्षक हैं अतिथि, और अब वो बेचारे भटक रहे हैं। नियम कायदे के हिसाब से उनको शायद जो सरकार कर रही है वही उनके हिस्से में आता है, लेकिन जो हम बार बार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मानवता का भी तकाजा है, नैतिकता का भी तकाजा है, और राजनीति में तो बहुत कई बार चीज़ें मुफ्त की बंटती हैं। ये शिक्षक अगर शिक्षा का काम नहीं कर पा रहे हैं तो दीगर काम आप उनसे ले सकते हैं। भाई, चतुर्थ श्रेणी के भत्ते वाला काम छोड़कर आप बाबू बना सकते हैं, डाक इधर से उधर लाने वाला काम दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग के पास, स्कूल एजुकेशन के पास बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत कमी है। तो उनके प्रति थोड़ा सा मानवीयता, सद्भाव का भाव रखकर अगर सरकार काम करेगी तो ना तो कटुता आएगी और ना इस तरह के वक्तव्य आएंगे कि अतिथि तुम कब जाओगे या अतिथि आए तो क्या कब्जा कर लेंगे। मुझे लगता है कि इस पर जो रविंद्र कलासिया जी ने कहा है कि राजनीति में बहुत सदकर बात करने की जरूरत है, क्योंकि आप जो कहते हैं वो फिर बात दूर तक जाती है और उसके नतीजे भी आपको फिर देर तक मिलते हैं। आपकी राय? राघवन जी, देखिए, कोई चुनाव नहीं है कि आप कुछ भी बयान दे रहे हैं। आप राज्य के शिक्षा मंत्री हैं। नहीं, चुनाव भी अगर है तो आप कुछ भी बयान देंगे तो फिर उसी से तो आपका कब तय होता है कि ये घटिया नेता है, ये समझदार है, ये संजीदगी भरे नेता है। जी, तो हमने कहा तुम सब एक्सेप्शन मान लिया जाए कि चुनाव कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी वादे कर सकते हैं। अब शिक्षा मंत्री राज्य के हैं तो आपको राज्य का भविष्य देखना है, बच्चे उनका भविष्य देखना है, और उन्हीं बच्चों के भविष्य से प्रदेश का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो कोई भी बयान, जैसे राहुल रंजन जी बोल रहे थे, कैलाश जी बोल रहे थे, आपने बोला, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा होता है। आपका एक बयान, आप पब्लिक फिगर हैं, पूरे शिक्षा व्यवस्था के ऊपर है, आप पे निगाहें हैं पूरे प्रदेश की कि आपका बयान क्या है, कृत्य क्या है, आप किस तरफ चलते हैं, डायरेक्शन क्या चलने का आपका है। जो अति शिक्षक हैं, आप जब उनको लाए, आपकी जरूरत थी। जाहिर है कि जो स्कूल का स्कीम ऑफ थिंग्स है, जो फ्रेमवर्क है, उससे फिट बैठते हैं, तभी तो लाए गए उनको। अगर पूरे परमानेंट टीचर्स होते, अपने भरे होते, तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो जाहिर पोस्ट खाली है, आप बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप उनको लाए। एक बार ला दिए तो आपने जैसे कहा, अगर उनमें लगता है कुछ प्रॉब्लम है, उनको अपग्रेड कीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, और कितने पोस्ट खाली हैं कि आप बहुत सी जगह पर उनको फिट कर सकते हैं। जी। लेकिन किसी भी हालत में ऐसे बयान जब आते हैं
तो आपकी मंशा पे सवाल खड़ा करता है, और ये लगता है कि भाई आप चाहते क्या है, वाकई शिक्षा के लिए आप वाकई संवेदनशील है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और जैसे रविंद्र कल्यासे जी बोले, बिल्कुल सही बात है, आप भी तो 30 बन के आए थे, तो आप तो एकोमोडेट हो गए, तो दूसरों को एकोमोडेट नहीं करना चाहते हैं। तो कोई बयान हो, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, मेरा ही मानना है। बिल्कुल, दरअसल राजनेता को संवेदनशील तो होना चाहिए, और भाषा के मामले में और ज़्यादा, कम से कम अगर आप शिक्षा मंत्री हैं तो फिर तो आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे मंत्रिमंडल में चाहे बाकी मंत्रियों की जो भी भाषा हो, जो भी शैली हो, कम से कम शिक्षा मंत्री की जो शैली है वो ये तो बताए कि वो शिक्षा महकमे के है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि उन्होंने जो बात कही है वो बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कही है कि आप अतिथि हैं तो क्या घर पर कब्जा कर लेंगे, तो वो, लेकिन अगर आप शब्दों पर जाएंगे तो थोड़े से कठोर हैं, और उनके लहजे पर जाएंगे तो उनका लहजा बड़ा मजाकिया हल्का फुल्का सा लग रहा था। डॉक्टर राहुल रंजन, बात वही है कि आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपकी संवेदनशीलता होनी भी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। देखिए राघवेंद्र जी, क्या है कि पद पे जिस गरिमापूर्ण पद पे व्यक्ति बैठा रहता है उसकी भाषा उसी के अनुकूल मापी जाती है जी। एक मंत्री जिस स्तर की बात करेगा तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बड़े ठंडे लहजे में बोला है, सामान्य लहजे में बोला है, या फिर नहीं कह सकते, क्योंकि ये ऐसी स्थिति में आप बैठे, शिक्षा मंत्री यदि ये बात बोलता है तो फिर ये तो बात बहुत गंभीरता के साथ में ली जानी चाहिए। इसको आप नहीं कह सकते कि जवान फिसल गई या बात ना ना, मेरी बात को आप गलत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जवान फिसल गई, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि गंभीर नहीं है। संसद में भी कई बार बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि साहब लहजा ठीक नहीं था, तो लहजा उनका जो था वो बहुत कटुतापूर्ण नहीं है। शब्द अगर सुनेंगे तो सुनने में लग रहा है, अगर उसको लिखा जाएगा तो तीखा लग रहा है, लेकिन आप उनका लहजा देखेंगे तो लहजा इतना चुभने वाला नहीं है, मेरा ये कहना था। क्योंकि हम व्यवहारिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, ना तो वो विधानसभा में थे और ना वो कहीं और थे, उनसे शायद बाइट ली गई है तो उन्होंने उसी मजाकिया अंदाज में कहा है। जी नहीं, कभी कभार क्या होता है कि जो शिक्षा मंत्री हैं तो उनको इस मामले में शब्दों का तोल मोल तो रखना पड़ेगा। हाँ, ये तो हम कह रहे हैं। क्या होता है कि कभी कभार सामान्य ढंग से कोई चीज कह दी जाती है लेकिन वो किसी को चुभ जाती है, और ये चुभने वाली स्थिति पैदा हो गई इस कहा जाए तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां कही गई है तो सरकारें क्यों बनती हैं, मानवीय दृष्टिकोण से बनती हैं, जनसेवा के लिए बनती हैं, जन कल्याण के लिए बनती हैं। तो जो सरकारें बनती हैं तो इसी लिहाज से बनती हैं। तो यहाँ जन कल्याण की बात है, लोगों के कल्याण की बात है, और यहाँ से कल्याण से थोड़ा सा दूर चला गया मामला। तो हमें कहना कि राजनीतिक रूप से राजनेता और सरकारें इतने निर्णय ले लेती हैं, जब आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए तमाम तरह के निर्णय ले लेते हैं, तमाम तरह की वित्तीय व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी आप वित्तीय व्यवस्था कर सकते हैं, तो फिर यदि 8,000 9,000 यदि अतिथि शिक्षक हैं जो आपके पास 10 साल 12 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, तो ये कह देना कि अब हमारे पास वित्तीय संकट है, तो मतलब जब आपकी आवश्यकता थी, जब वित्तीय संकट नहीं था, जब आपने हमारी सेवाएं ले ली, हमारी उम्र निकल गई तो आप किनारे कर दो। ये मानवता का पक्ष नहीं है। एक व्यक्ति है, समाज के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, उनके भी घर परिवार हैं, तो यहाँ सोचना चाहिए कि अतिथि शिक्षक, और ये कहना ठीक नहीं है कि वो योग्य नहीं होंगे, अयोग्यता के आधार पर उनको ले लिया गया या फिर वो तो सरकार बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर राहुल, वो तो सरकार की गलती के, अगर वो काबिल नहीं थे तो अब तक आपने इतने सालों तक क्यों रखा उनको, तो वो मैटर नहीं है। सवाल यही है कि रविंद्र कल्यासे जी, अगर रंजन जी आप और कुछ कहना चाह रहे थे जी? डॉक्टर राहुल जी, आपकी बात पूरी हो गई? जी, मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा था कि सरकार को अपने जन कल्याण और मानवता, जब आप देखिए हर जगह आप लोगों की नियुक्तियां कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, और आपको जब जरूरत पड़ती है तो आप नियुक्तियां हो जाती हैं, तो सरकार इस मामले में ठोस निर्णय या गंभीर निर्णय क्यों नहीं ले सकती? बिल्कुल ले सकती है। हमारा भी आप यदि कह रहे हैं कि ठीक है। और अच्छा, दूसरी चीज राघवन जी यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि जब परसेंटेज की बात हो रही है, कोई व्यक्ति 5 साल 6 साल अतिथि शिक्षक रह चुका है और कॉम्पिटिशन में आना चाहता है, तो आप 10% 15% छोड़ दीजिए उनके लिए, जो योग्य होंगे आ जाएंगे। अब जैसे रविंद्र जी, सरकार ने कहा कि अग्निवीर जो 4 साल की सेवा में आर्मी में जाएंगे, जब वहां से आएंगे तो उनका कि हर जगह हम उनके लिए आरक्षण भी देंगे, कि CISF में 5% आरक्षण, पुलिस में 10%। इस तरह से उन्होंने एक तरह से उनके लिए एक तरह से वो कहा कि आपकी नौकरी आपको मिलेगी, कोई ना कोई काम आपको मिलेगा। जैसे मनरेगा में भी 100 दिन सरकार गारंटी देती है कि आपको कामकाज मिलेगा, तो मनरेगा से तो ऊपर के अतिथि शिक्षक 200 दिन काम की गारंटी मांग रहे हैं कि उनको कम से कम 200 दिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का के लिए आरक्षण मिल जाए।
और अगर सीधी भर्ती हो रही है तो 25%, उनकी मांग है 25% की, आप उसको 15 कर दो, 20 कर दो, लेकिन इस पर चिंतन और विचार करके निर्णय करने की जरूरत है, और ऐसा निर्णय जो सबके हित में हो और सबको स्वीकार हो। आपकी राय? राघवेंद्र जी, उनकी मांग कोई जायज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी सरकारी नौकरी में आता है, चाहे नियमित हो या अनियमित, वो कुछ ना कुछ अनुभव लेने के बाद उस योग्य तो हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो एडजस्ट उसको किया जा सकता है। तो इस सरकार को कहीं ना कहीं इसमें जो है उनकी मांग है जी, तो उसको काम की एक तो गारंटी देना चाहिए कि निश्चित अवधि का काम दिया जाए, उनको वार्षिक अनुबंध किया जाए। ये मांग उनकी कोई गैर नाजायज नहीं है, गैर वाजिब मांग नहीं है ये। इनको स्वीकार कर सकती है सरकार, और इसको इससे कोई ज़्यादा आर्थिक बाहर भी नहीं आएगा, जो क्योंकि 12 लाख जो अतिथि शिक्षक है उन लोगों को अभी आवेदन किए हैं, तो उसमें केवल 60,000 जो है जो कार्यरत अतिथि शिक्षक, उनको एडजस्ट करना है। तो इसमें सरकार कर सकती है अगर चाहे तो, उसकी मंशा ठीक हो तो। एकदम सरकार की मंशा का सवाल है, लेकिन ये भी है कि इस तरह के अतिथि शिक्षक जो या कोई अनियमित रूप से रखे जाते हैं, वो फिर बाद में सरकार के ऊपर एक लायबिलिटी बनते हैं। हमें लगता है कि सरकार ने इसीलिए आउटसोर्स का एक सिस्टम शुरू किया है ताकि सरकार पर वो बोझ ना हो। ये जो दिक्कतें आ जा रही है, इसी के चलते सरकार ने कदम खींचे हैं। ना तो वो अतिथि शिक्षक रख रहे हैं, ना वो संविदा पर नियुक्ति कर रहे हैं, वो सीधे एक एजेंसी को हायर करते हैं और वो एजेंसी आउटसोर्स करके सरकार को वो कर्मचारी दे देती जो काम शासकीय कर्मचारी 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह पे करता है, वही काम सरकार को आउटसोर्स के जरिए 15-20 हज़ार रुपये महीने मिल जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार अपने आर्थिक हित देख रही है, आर्थिक तंगी को लेकर। लेकिन अभी तो जो नियुक्त हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है ताकि सबके लिए वो बेहतर हो। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। डॉक्टर राहुल रंजन जी, आपका साधुवाद। रंजन श्रीवास्तव जी, आपका धन्यवाद। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।